गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रामसेवक कुमार JM+2 हाई स्कूल रामगढ़ से भूगोल शिक्षक। मैं आज आप लोग को क्लास 10th का लेसन 1 संसाधन एवं विकास पढ़ाऊंगा और उसमें टॉपिक है भू संसाधन। भू संसाधन जिसमें हम रहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप हम करते हैं और प्राकृतिक वनस्पतियाँ, मानव जीवन, मत्स्य जीवन, परिवहन, संचार सुविधाएं, ये सभी क्रियाकलाप इस भू संसाधन में ही संभव हो पाती है। भू संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और यह एक सीमित संसाधन है। इसलिए भू संसाधन का उपयोग हमें सावधानीपूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि भारत की भू आकृति कुछ पर्वतीय भाग, कुछ पठारी भाग और कुछ द्वीप समूह और अधिकतर क्षेत्र में समतल भूभाग यानी मैदानी क्षेत्र उपलब्ध है। तो हम मैदानी क्षेत्र के बारे में अगर हम जानेंगे तो ये मैदानी क्षेत्र समस्त भूभाग का 43% भाग मैदानी क्षेत्र से घिरा हुआ है और यह समतल भूभाग है जहां हम सावधानी पूर्वक से, सुविधाजनक पूर्वक से कृषि कार्य करते हैं और उद्योग धंधे विकसित करते हैं। दूसरा में पर्वतीय भाग की बात अगर हम करेंगे तो पर्वतीय भाग 30% भूभाग पर फैला हुआ है और ये पर्वतीय भाग के कारण ही जो हमारे देश में 12मासी नदियां जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र सुनिश्चित हो पाती है, इस पर्वतीय भूभाग के कारण ही। आगे हम देखेंगे कि पठारी भूभाग की अगर बात करेंगे तो पठारी भूभाग समस्त भूभाग का 27% क्षेत्र पठारी क्षेत्र से विस्तृत है और इस पठारी क्षेत्र में जैसे हम विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन, जीवाश्म और वन संपदा जैसी संचय कोष भरी हुई है इस पठारी भूभाग में। और अगला है द्वीप समूह, जो जल के भाग में भी, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, तो ये सब भूभाग हमारे क्षेत्र की भूभाग है। तो हम यहाँ इस पर मुख्य रूप से मृदाओं का वर्गीकरण के बारे में समझेंगे कि मृदाओं का वर्गीकरण हम किस रूप से कर सकते हैं। तो यहाँ हम मृदा को निम्नलिखित 6 भागों में हम विभाजित किए और सबसे पहले जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कहता है कि यह विस्तृत रूप से फैली हुई है, यानी हमारे देश में यह काफी लंबे चौड़े क्षेत्रों में फैली हुई है। और जैसे मुख्य रूप से उत्तरी मैदान का क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी समस्त उत्तरी मैदान का क्षेत्र में फैली हुई है और इसके अतिरिक्त या उत्तर पश्चिमी भागों में भी यह मृदा फैली हुई है। और यह मृदा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपण के कारण ही इस मृदा का निर्माण हो पाया है और इसलिए यह मृदा काफी उपजाऊ है। और इस मृदा में, जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, दलहन, इसके अलावे गन्ना का भी उत्पादन मुख्य रूप से होता है। जलोढ़ मृदा की और विशेषता के बारे में हम जानना चाहेंगे तो जलोढ़ मृदा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं या फिर इसको हम ये यूं कह सकते हैं कि जलोढ़ मृदा
दो प्रकार से इसको हम जान सकते हैं, एक पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको बांगर मिट्टी, और दूसरा नई जलोढ़ मृदा जिसको खादर मिट्टी कहते हैं। बांगर मिट्टी में जो पाए जाने वाली कंकड़ ग्रंथियां हैं वह काफी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन खादर मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी की नई मिट्टी, खादर मिट्टी में क्या है कि इसमें कंकड़ ग्रंथियां कम मात्रा में पाई जाती हैं और यह काफी महीन चूर्ण वाली होती है। इसलिए खादर मिट्टी की अपेक्षा बांगर मिट्टी की अपेक्षा खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। देखिएगा कि अब आगे हम काली मिट्टी की बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, काली मृदा यानी इसका रंग काला होता है और यह दक्कन पठार के क्षेत्र के उत्तरी भागों में, और यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी की दूसरी विशेषता यह है कि शुष्क एवं गर्म जलवायु में इसमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, और यह दरारें जो उत्पन्न होती है इसमें वायु प्रवेश करती है और यह वायु इस मिट्टी में मिश्रित हो जाती है और मिश्रित होकर के इस मिट्टी को काफी उपजाऊ बना देती है। इसलिए यह मिट्टी काफी उपजाऊ हो जाती है। और तीसरी विशेषता इसमें यह है कि यह मिट्टी, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए इस काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। आगे है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी क्या किया, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, खास करके आग्नेय चट्टानों में जहां कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दक्षिणी छोर जो मध्य गंगा का दक्षिणी छोर और इसके अलावे पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में भी इसका विस्तार पाया जाता है। और लाल और पीली मिट्टी की मुख्य विशेषता यहां यह है कि लाल और मिट्टी जो आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान के रेवेदार ऊपरी पृष्ठ में पाई जाती है, जिसमें लौह अयस्क धातु का प्रसार मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसके कारण यह मिट्टी का रंग लाल होता है। और जस्ट लाइक उसी का पीली मिट्टी भी क्या है, उसमें जल योजन के कारण इस मिट्टी का रंग पीला दिखाई पड़ता है। आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा से ली गई है, लेटर से ली गई है, जिसका अर्थ है ईंट। और लेटेराइट मिट्टी क्या कहता है कि लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्यादा विस्तार होती है। और चूंकि इस मिट्टी में उच्च तापमान होने के कारण, गर्म जलवायु होने के कारण इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और यह मिट्टी अत्यधिक वर्षा के निछालन का ही परिणाम है। और लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और असम के क्षेत्रों में चाय और कॉफी का उत्पादन काफी
मात्रा में की जाती है। और इसके अलावे केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में खास करके लाल लेटराइट मिट्टी में काजू का उत्पादन किया जाता है। आगे हम लोग 5वां नंबर में देखेंगे मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है और यह रेतीली और लवणीय मिट्टी होती है। और यह रेतीली और लवणीय मिट्टी, इसमें स्वस्पंदन, जिसको हम कहेंगे इनफिल्ट्रेशन, अवरोध होती है और जिसके कारण इस मिट्टी में सिंचाई की समुचित व्यवस्था होनी पड़ती है। तब इस मिट्टी में हम थोड़ा बहुत कृषि कर सकते हैं, खास करके रेतीली मिट्टी के राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में। आगे वन मृदा। वन मृदा कहता है कि यह पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। और ये मृदा नदी घाटी में ये मृदा दोमट और सिल्टदार होती है। और ये मृदाएं नदी घाटी के तलहटी क्षेत्रों में यह काफी उपजाऊ होती है और इस प्रकार से इन मृदाओं में भिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। और आगे हम आज यहीं तक, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेसन 2 वन एवं वन संसाधन, वन्यजीव संसाधन। थैंक यू।